हेलो एवरीवन, परफेक्शन आइस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग करंट अफेयर सीरीज के 4th लेक्चर को करेंगे। अभी तक हमने नेशनल से संबंधित फैक्ट्स को पढ़ा है। आज हम लोग नेशनल को कंप्लीट करेंगे और टोटल आप देखेंगे कि नेशनल करंट अफेयर्स के अंदर लगभग 140 टॉपिक्स हैं। आप इसको रिवाइज़ करेंगे तो ये लगभग आपका अगस्त से लेकर 15 अगस्त से लेकर जनवरी तक के सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स को ये कवर करता है। तो आप इसको रिवाइज़ करते रहें और फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग इंटरनेशनल का जो करंट अफेयर्स है उसको पढ़ना शुरू करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग बिहार स्पेशल को करेंगे। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और टॉपिक्स को देखते हैं कि क्या क्या है। अगर इससे संबंधित कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका युवा संगम पंजीकरण पोर्टल। पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन पोर्टल, ठीक है। आप समझेंगे, नाम समझेंगे, युवा संगम, ठीक है। तो है क्या, सो समझते हैं। आप देखेंगे कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, क्योंकि भारत में जो विविधता है वो इतनी अधिक है कि उन्हें सभी जगह की संस्कृतियों के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। इसी कारण से आप देखेंगे कि जो पूर्वोत्तर के क्षेत्र हैं, चूँकि वहाँ पर जो उत्तर पूर्व के क्षेत्र है वहाँ पर जो कम्युनिकेशन था वो काफ़ी वीक था। इसीलिए भारत के जो युवा हैं वो पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के बारे में उनको बहुत अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, युवा संगम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जो भारत के युवा हैं उन्हें पूर्वोत्तर के क्षेत्र से जोड़ना, उन्हें पूर्वोत्तर के बारे में, उत्तर पूर्व के राज्यों के बारे में जानकारी प्रदान करना। आपने सुना होगा कि एक इनिशिएटिव आया था जिस इनिशिएटिव का नाम था एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो भारत एक भारत और श्रेष्ठ भारत कब बनेगा? जब भारत के बारे में जानकारी यहाँ के युवाओं को होगी, संपूर्ण क्षेत्रों के बारे में जानकारी, उनकी भौगोलिक विविधताओं के बारे में जानकारी, उनकी राजनीतिक संरचना के बारे में जानकारी जब होगी, वहाँ की जनजातियों के बारे में जानकारी जब होगी, वहाँ के जो कृषिगत उत्पाद हैं उनके बारे में जानकारी होगी, तभी भारत क्या बन पाएगा? एक भारत और श्रेष्ठ भारत बन पाएगा। तो इसीलिए भारत के युवाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्रों से जोड़ने के लिए ये पोर्टल लाया गया है जिसका नाम है युवा संगम पोर्टल। बेसिकली कौन से स्टूडेंट्स को इसके अंदर कनेक्ट किया जाएगा वो समझेंगे। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो कि हायर इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं, कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, उन स्टूडेंट्स को आपको इस पोर्टल के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा और फिर उनको सभी जगहों पे उनको क्या किया जाएगा, उनको घुमाया जाएगा, उनके बारे में उनको जानकारी प्रदान की जाएगी। तो बेसिकली युवा क्या करेंगे, देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करेंगे और भारत के विभिन्न संस्कृतियों के बारे में, भारत के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृतियों के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो वही मैंने बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए युवाओं को शिक्षित करना और उन्हें क्या करना, कौशल प्रदान करना। जब ऐसा होगा तो लोगों को, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जब उनको पहचान मिलेगी तो उनका भी, जो स्थानीय लोग हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र के स्थानीय लोग जो हैं, उनका भी विश्वास हासिल होगा, है ना। तो भारत सरकार इसको स्थानीय लोगों का विश्वास अर्जित करने के लिए बना रही है और जब विश्वास अर्जित होगा तो कैसे विकास होगा? एक समावेशी विकास के रूप में, एक समावेशी विकास का परिदृश्य दिखाई देगा। इसी के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है कि रेलवे ने व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सर्विस लॉन्च की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस मंत्रालय ने या किस संस्था ने अभी हाल ही में व्हाट्सएप फूड डिलीवरी लॉन्च की है? तो रेलवे ने, और ये इसका मोटिव है सुरक्षित भोजन प्रदान करने के लिए, है ना। और रेलवे का जो IRCTC आप लोगों ने सुना ही होगा, वो व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सेवा को इसके द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में कर्नाटक में भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई लॉन्च की गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे सभी लोग कि भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो कर्नाटक के तुमकुरू में इसे लॉन्च किया, इसे बनाया गया है, ठीक है। और ये भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है, इसका अभी उद्घाटन किया गया है, ठीक है। इसको अभी भारतीय वायुसेना के लिए और भारतीय सेना के लिए कई सारे हेलीकॉप्टर्स बनाने, लेकिन अभी रिसेंटली इन्होंने अब 15 LCH लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है उन्होंने इस बनाया है और उसे प्रदान किया। यद्यपि कि इसकी आवश्यकता 160 हेलीकॉप्टर्स की है, लेकिन अभी रिसेंटली 15 LCH जो है उन्होंने बनाया है। ये जो यूनिट है, जो कि हेलीकॉप्टर निर्माण यूनिट है, इसका संचालन जो है
वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। याद रखेंगे सभी लोग कि जो भारत का जो हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाएगा, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। ये लगभग 615 एकड़ में फैला हुआ है, ठीक है। और इसकी जो क्षमता है कि अगले 20 साल में ये लगभग 1000 हेलीकॉप्टर्स को बनाने की क्षमता रखती है। इसका ये लक्ष्य है कि ये अगले 20 साल में 1000 हेलीकॉप्टर्स को बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। तो डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन, एक वैन लॉन्च किया गया है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन कहते हैं, है ना। तो ये है क्या, इसको समझेंगे। तो पहले तो इसको याद रखेंगे कि इसको लॉन्च किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस वैन का जो उद्देश्य है वो ये है कि डिजिटल इंडिया की जो पहल है ना, डिजिटल इंडिया की जो पहल है उस पहल के बारे में लोगों को बताना, उस पहल के बारे में लोगों को जागरूक करना, ठीक है। क्योंकि डिजिटल इंडिया पहल क्या है, बस लोगों ने नाम सुना है या बहुत सारे लोगों ने को पता नहीं है, तो कैसे ये वर्क करेगा उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक डिजिटल इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। साथ ही अभी रिसेंटली G20 के समिट्स चल रहे हैं, तो G20 एक डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के बारे में भी लोगों को जानकारी प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है। सबसे पहला इसका पड़ाव जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे पहला पड़ाव कहाँ था, तो लखनऊ में था, ठीक है। और यहीं पर जो है आपको पता होगा कि G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक भी होनी है, ठीक है। और इनके बारे में भी लोगों को जानकारी देने के लिए, किसके बारे में जानकारी देने के लिए, डिजिटल इंडिया की पहल के बारे में और G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के बारे में जानकारी देने के लिए डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास। नेक्स्ट जो अभ्यास है, अभ्यास का नाम है त्रिशक्ति प्रहार। याद करेंगे सब लोग कि भारतीय रक्षा बलों ने त्रिशक्ति प्रहार नामक अभ्यास का आयोजन किया। और ये जो है भारतीय वायुसेना, ठीक है, और भारतीय सेना और CAPF ये तीनों जो सेनाओं के द्वारा, रक्षा बलों के द्वारा इसे शुरू किया गया। गोलीबारी अभ्यास था और इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य था युद्ध कौशल को क्या करना, ताज़ा करना। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि त्रिशक्ति प्रहार किसके बीच का युद्धाभ्यास था, तो भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और CAPF। याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है नमस्ते, ठीक है। नमस्ते क्या होता है सो समझेंगे कि कस्बों और शहरों में जो सेफ्टिक टैंक होते हैं उनकी सफाई को क्या करना, मैकेनाइज्ड करना, उसको हैंड से हाथ से जो सफाई वगैरह होता है उससे उसको फ्री करना और टोटली मशीनाइजेशन करना, मैकेनाइज करना, ये इसका नमस्ते योजना का लक्ष्य है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होता है सो समझोगे, जब बार बार इससे हाथों से या इस तरीके से जब मैनुअली जब इसका वर्क किया जाता है, मैनुअली जब सेप्टिक टैंक वगैरह की सफाई की जाती है, तो डिजीजेस के फैलने की संभावना जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो और अगर जो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जिनकी आजीविका का मुख्य साधन ही यही है, तो दो समस्याएं उत्पन्न होती है। पहला समस्या तो क्या कि स्वास्थ्य की समस्या, और दूसरी जो समस्या होती है वो ये होती है कि अगर उनको इस कार्य से हटा दिया गया तो उनकी आजीविका का स्रोत क्या होगा, उनको इनकम कहाँ से मिलेगा। तो पहला तो स्वास्थ्य संबंधी समस्या है और दूसरी जो समस्या होती है वो होती है आजीविका संबंधी समस्या। तो इन दोनों ही समस्याओं के समाधान के लिए ये लॉन्च किया गया है मिशन, जिसका नाम है नमस्ते। इसमें क्या है कि इसका जो उद्देश्य है सफाई कर्मचारियों को वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना। सफाई कर्मचारियों को क्या प्रदान करना है, वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना है। और जब उनको आजीविका प्रदान होगा तो जो सफाई के क्षेत्र में, स्वच्छता के क्षेत्र में जो शून्य मृत्यु दर है, ठीक है, शून्य मृत्यु दर वो प्राप्त होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक बोलता है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। तो नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्या है सो समझते हैं। अभी जो
सांख्यिकी आयोग की जो रिपोर्ट्स आती है, ये रिपोर्ट्स ये कहती है कि भारत में साक्षरता दर 73% के आसपास है और वित्तीय साक्षरता दर वो केवल 24% है, जो कि क्या है, संख्या में काफ़ी कम है। डिजिटल साक्षरता जो है वो क्या है, काफ़ी वित्तीय साक्षरता जो है वो भी काफ़ी कम है, एक जो कि 24% के आसपास है। अगर आप देखेंगे कि दूसरे देशों की तुलना में जो कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, तुलना में अगर हम देखेंगे तो भारत की वित्तीय साक्षरता जो दर है, फाइनेंशियल जो लिटरेसी है, वो काफ़ी कम है। ठीक है, इसीलिए इन सभी व्यक्तियों के बीच पढ़ने लिखने में आदत डालने के लिए और देश की वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया गया है। तो मोटिव क्या हो गया, सो बताओ आप लोग, मोटिव क्या हो गया कि देश के अंदर वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना, ये इसका मोटिव है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना। ठीक है, याद रहेगा सभी को। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0। तो ये जो कौशल विकास योजना है, ये योजना जो है वो कौशल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया जाता है, है ना। और इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि युवाओं को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना जहां भारत के उद्योगों की आवश्यकता है। कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भारत में क्या है कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनके पास अलग अलग तरह के तकनीक की आवश्यकता होती है निश्चित रूप से, लेकिन उतना नॉलेज, उतना स्किल्स जो है सभी लोगों के पास नहीं हो पाता है। तो उस क्षेत्र में, उस सेक्टर में लोगों को क्या करना है, स्किलफुल बनाना है, उस क्षेत्र में लोगों को स्किलफुल बनाना है, जिस क्षेत्र में क्या मिल सकेगा, जॉब मिलेगा, और किस जगह पे जॉब मिलेगा, औद्योगिक क्षेत्र में जॉब मिलेगा। तो वही कहता है कि इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, युवाओं को उन क्षेत्रों में प्रशिक्षित करना जहां भारतीय उद्योगों को आवश्यकता है, कि जिस क्षेत्र की आवश्यकता किसको है, भारतीय उद्योगों की है। साथ ही यह कार्यक्रम उन युवाओं का मूल्यांकन करके उन्हें प्रमाणित करता है जो पहले से किसी भी कौशल में अच्छे हैं। जैसे कि मान लो कि किसी व्यक्ति के पास पहले से नॉलेज है, तो जब तक उसका सर्टिफिकेशन उसको नहीं मिलेगा, जब तक वो सर्टिफाइड नहीं होंगे, तब तक क्या नहीं होगा, उनको उस तरीके का हर बार उनको अच्छे जॉब्स मिलने में परेशानी आएगी। तो इसीलिए कि उन युवाओं का मूल्यांकन करना, कि जैसे कोई किसी ने बोला कि मुझे ये नॉलेज है, तो अगर आपके पास ये नॉलेज है तो उसको क्या करना, सर्टिफाइड करना कि हाँ इस व्यक्ति को ये नॉलेज है, और उसको प्रमाणित करेगा। तो क्या होगा, जब एक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा तो कहीं भी उस तरीके का जॉब उनको मिलेगा, और जिस व्यक्ति को उस विशेष दक्षता के कार्य की आवश्यकता होगी उस व्यक्ति को बुलाएगा। ठीक है ना। तो उस युवाओं का मूल्यांकन करना और उनको प्रमाणित करना जो पहले से ही किसी कौशल में क्या है, अच्छे हैं। ठीक है। और कौशल सीखने की क्षमता पूरी लागत जो है वो किसके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा वहन की जाएगी और उनको नौकरी दी जाएगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति। ठीक है, नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी। तो बजट के दौरान लाया गया था, है ना। और ये बोला गया कि भारत में एक भारतीय डेटा प्रबंधन कार्यालय बनाया जाएगा, और जो कि किसके अंतर्गत होगा, आईटी मंत्रालय के अंतर्गत होगा। ठीक है। और बेसिकली क्या है कि डेटा आज के समय में देखेंगे तो डेटा सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है ना। आप देखेंगे कि रिसेंट में जो वार्स हैं या रिसेंट में जो भी घटनाएं घटती हैं, वो घटनाएं किस चीज़ से संबंधित होती है, डेटा के कैप्चर पर निर्भर होती है। तो उसी के लिए राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति बनाई गई है। ठीक है, याद रहेगा सभी को। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं, हर घर ध्यान अभियान। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर ध्यान अभियान। ठीक है, देखो बात क्या है कि अभी जो एक रिसेंट सर्वेक्षण हुआ और उसमें कहा गया कि लगभग 150 मिलियन भारतीय जो मानसिक बीमारियां होती हैं, उस मानसिक बीमारी से वो पीड़ित हैं। अधिकांश जगहों पे आप देखेंगे, अधिकांश स्थानों पे आप देखेंगे कि बहुत सारे लोगों को मानसिक बीमारियां होती हैं, लेकिन भारत में उन्हें पता नहीं होता है कि एक्चुअल में ये एक डिजीज़ है, ये एक बीमारी है, और जिस कारण से इसकी संख्या में लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ोतरी होती जा रही है। तो मानसिक बीमारी कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअल में ये मानसिक बीमारी है, जब तक कि उसके लक्षणों के बारे में बात नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसके लक्षणों के बारे में बताया नहीं जाएगा, तब तक समझ ही नहीं पाएंगे लोग कि ये जो बीमारी है ये वास्तव में एक कैसी बीमारी है, मानसिक बीमारी है। तो इसी के लिए आप देखेंगे कि मानसिक बीमारी के लक्षणों को
के बारे में जागरूकता की कमी के कारण इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो उनके लक्षणों के जागरूकता को बढ़ाने के लिए संस्कृति मंत्रालय का नाम याद रखेंगे, मंत्रालय का क्या नाम है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और हर घर ध्यान अभियान शुरू किया गया है कि जिसमें क्या बताया जाएगा कि आप अगर ये प्रकार के आपके लक्षण हैं तो आप मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। और संस्कृति मंत्रालय किसके द्वारा, आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के साथ यह अभियान चला रहा है, जिसका क्या नाम है, हर घर ध्यान अभियान, हर घर ध्यान अभियान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, बीटिंग रिट्रीट समारोह 2023। अब देखो ये आपने देखा होगा कि कई बार न्यूज़ में रहता है, तो यूनाइटेड किंगडम के द्वारा अपनी गश्ती इकाइयों को महल में बुलाने के लिए बीटिंग रिट्रीट जो है वो समारोह का आयोजन किया जाता है। और भारत जो है इस समारोह का उपयोग अपने गणतंत्र दिवस समारोह के समापन के लिए करता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है कि क्यों किया जाता है, तो जो गणतंत्र दिवस का समारोह होता है उसके समापन के लिए किया जाता है। और भारत में देखेंगे प्रत्येक वर्ष 29 जनवरी को मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि भारतीय सेना के सारे विंग, तीनों विंग जो होते हैं इसमें भाग लेते हैं और उनके बैंड जो होते हैं वो भाग लेते हैं। रायसीना हिल्स पे आयोजित किया जाता है, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसमें भारत के जो गणतंत्र दिवस का जो समारोह है उस समारोह के समाप्ति की घोषणा की जाती है। तो एक बार रिवाइज करते हैं सबको कि क्या क्या हुआ। सबसे पहला युवा संगम पंजीकरण पोर्टल, तो ये किस चीज़ के लिए है कि युवाओं को पूर्वोत्तर क्षेत्रों के बारे में जो बताने के लिए और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को अन्य क्षेत्रों से जोड़ने के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट्सएप फूड डिलीवरी, तो भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई कहाँ पे बनाया जा रहा है, कर्नाटक के तुमकुरू में, याद रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया मोबाइल वैन, तो डिजिटल इंडिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए है, ठीक है। और शुरुआत कहाँ से हुआ है, तो लखनऊ से हुआ है। त्रिशक्ति प्रहार क्या है, तो इसमें 3 लोग हैं, भारतीय वायु से 3 रक्षा वाले, भारतीय वायुसेना, सीएपीएफ और भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया गया है। नमस्ते, तो जो सेफ्टिक टैंकों की सफाई होती है वो मैनुअली नहीं होकर वो क्या होना चाहिए, मशीन से होना चाहिए, यंत्रीकृत होना चाहिए, जिससे कि और जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको जो उनकी की जो आजीविका है उस आजीविका के दूसरे अल्टरनेटिव अवसर उनके पास क्या करना चाहिए, उपलब्ध कराना चाहिए, और जिससे कि साक्षरता के क्षेत्र में क्या हो, जीरो मृत्यु दर प्राप्त हो। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, तो ये डिजिटल लाइब्रेरी क्या है, वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए है। कौशल विकास योजना, तो ये क्या है, युवाओं को उन क्षेत्रों के लिए प्रशिक्षित करना जिस क्षेत्र की आवश्यकता, उस सेक्टर के लिए, उस स्पेसिफिक काम के लिए प्रशिक्षित करना जिसकी आवश्यकता क्या है, उद्योगों को है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय डेटा प्रशासन नीति, तो डेटा आप सभी को पता होगा काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, डेटा की आवश्यकता हर जगह पे होती है और डेटा की गोपनीयता सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसी को गोपनीयता को बनाए रखने के लिए डेटा नीति की शुरुआत की गई है। हर घर ध्यान अभियान, तो मानसिक बीमारी से संबंधित है और मानसिक बीमारी के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, तो उसको बताने के लिए हर घर ध्यान अभियान शुरू किया गया है, ठीक है। बीटिंग रिट्रीट समारोह, तो ये क्या होता है, गणतंत्र दिवस समारोह के समाप्ति के लिए इसके आयोजन की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एनुअल डेथ पेनाल्टी रिपोर्ट, ठीक है, 2022। तो जो आप देखेंगे इस रिपोर्ट के अंतर्गत, तो इस रिपोर्ट में क्या है कि भारत में जो मृत्युदंड के कैदियों की संख्या है, इस संख्या में क्या हुआ है कि 2021 की संख्या से इसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। और इस बार मृत्युदंड के जो कैदियों की संख्या है वो 539 हो गई है। ट्रायल कोर्ट के द्वारा 3% मौत की सज़ा का फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 मौत की सज़ा सुनाई गई है। और सबसे ज़्यादा जो डेथ की सज़ा सुनाई गई है वो यौन हिंसा से संबंधित अपराधों में है, ठीक है, याद रहेगा सभी लोगों को। और गुजरात सेशन कोर्ट के द्वारा अधिकतम 51 लोगों को जो है वो मौत की सज़ा सुनाई गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे, सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम, वेरी इंपॉर्टेंट, सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम। तो पहले तो समझेंगे कि ये कार्यक्रम जो है वो किसके द्वारा है, किसके लिए, इसको समझते हैं। तो सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम ये केयर और पेप्सिको दोनों के ये कंबाइंड प्रोग्राम है। और ये क्या है कि केयर जो है वो क्या है, गरीबी के खिलाफ लड़ने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और ये किसके लिए सोच समझेंगे, तो यह कार्यक्रम जो है कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है,
कृषि क्षेत्र में, क्योंकि महिलाओं का जो भागीदारी है, महिलाओं की भागीदारी है वो कृषि क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक होती है। तो कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, ठीक है। और फसल की उपज बढ़ेगी, महिलाओं की आय में वृद्धि होगी, ये सभी जो है वो इससे संबंधित है। तो बेसिकली ये कार्यक्रम जो है सी फीड्स द वर्ल्ड, मतलब वो खिलाती हैं भोजन सभी लोगों को। तो महिलाओं की भागीदारी जो कृषि क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में अत्यधिक है, उसी को ये क्या करता है, उसी के बारे में बताता है। नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। तो आपको पता होगा कि जल जीवन मिशन में अभी 11 करोड़ नल जल कनेक्शन प्राप्त हुए हैं। ये इम्पॉर्टेंट है अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2019 में शुरू हुआ था और इसका टारगेट जो है वो कब तक पूरा करना है, 2024 तक शुरू करना है। और इसमें क्या है कि घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को लगभग 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाने की संभावना है वो क्या है कि आपको इसको लक्ष्य कब तक, टारगेट कब तक पूरा करना है, 2024 तक। और इसमें कितना करोड़ नल का कनेक्शन प्राप्त किया गया है, तो अभी तक 11 करोड़ नल का कनेक्शन प्राप्त किया गया है, ठीक है। इसको कौन से मंत्रालय के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है, तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का ही लगभग जो फंड है, फंड की जो साझेदारी है वो 50-50% है। पूर्वोत्तर राज्यों में इट इज़ 90 and 10%, यानी कि केंद्र सरकार की जो भागीदारी है वो 90% और राज्य सरकार की भागीदारी जो है वो 10% है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। तो ये है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर रिपोर्ट जिसको कहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा से एक आंकड़ा आया है कि महामारी के दौरान यद्यपि कि स्कूल जो है वो ज़्यादातर समय बंद रहे, फिर भी आप देखेंगे कि महामारी के बाद के काल में जो स्कूल के अंदर नामांकन की जो दर है उस दर में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। नामांकन की संख्या में वृद्धि हुई है। पहले ये संख्या 97.2% था, अभी जो है वो 98.4% हुआ। ये याद रखेंगे। ये जो है ये असर रिपोर्ट ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो प्रथम NGO के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। और उसने ये बोला है कि जो आंकड़े हैं इसके आंकड़े में कि जो नामांकन के आंकड़े उसमें वृद्धि हुई है। यद्यपि कि नामांकन के आंकड़ों में वृद्धि हुई है, फिर भी अगर आप देखेंगे तो गुणवत्ता, जो शिक्षा की गुणवत्ता होती है उसमें कमी रिपोर्ट की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कार्यक्रम है वो है वुमनिया कार्यक्रम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से संबंधित है। ये देखेंगे, पहले तो ये याद रखेंगे GM किसको कहते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि महिला उद्यमियों और महिला स्वयं सहायता समूह को सशक्त बनाने के लिए, ठीक है। महिला उद्यमियों, उमनिया मतलब ये रिलेटेड होगा किससे, महिलाओं से। तो कौन सी महिलाओं से, तो महिला उद्यमियों से और महिला स्वयं सहायता समूह से। वो अपने उत्पादों को सीधे मार्केट में बेच सके। उनके पास कई बार क्या होता है कि उत्पाद तो उनके अच्छे गुणवत्ता के होते हैं, लेकिन उन उत्पादों को बेचने के लिए उनके पास क्या नहीं होता है, उनके पास साधन नहीं होता है। तो अपने उन महिला उद्यमियों को और महिला स्वयं सहायता समूहों को उत्पादों को बेचने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई है। तो बेसिकली ये क्या करेगा, लिंग समावेशी आर्थिक विकास को प्राप्त करने में मदद में करेगा। अब देखेंगे कि जो कहा जाता है कि महिला सशक्तिकरण, तो सशक्तिकरण के कई आयाम होते हैं। उस आयाम में से एक आयाम ये भी है कि उनको आर्थिक स्वतंत्रता दी जाए, उनको आर्थिक सशक्त बनाया जाए। और आर्थिक सशक्त कब बनाया जा सकेगा, जब क्या होगा कि महिला उद्यमी और महिला स्वयं सहायता समूह जो होंगे वह अपने उत्पादों को वो क्या कर सकेंगे, बेच सकेंगे, ठीक है। तो यह महिला उद्यमियों के लिए अति स्थानीय आर्थिक अवसरों को बढ़ावा देगा और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या करेगा, मदद करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या बोलता है, श्री राम जानकी यात्रा। याद करेंगे सभी लोग, श्री राम जानकी यात्रा, ठीक है। तो ये श्री राम जानकी यात्रा जो है वो भारतीय रेलवे भारत गौरव ट्रेन का संचालन जो है किया जाएगा। तो ये श्री राम जानकी यात्रा क्या है, इसका संचालन, श्री राम जानकी यात्रा का संचालन कौन करेगा, भारत गौरव ट्रेन करेगा। तो ये क्या है, अयोध्या और नेपाल के जनकपुर के बीच जो तीर्थ स्थल है
उसको जोड़ने के लिए ये श्री राम जानकी यात्रा की शुरुआत की गई है, ठीक है। और इसके लिए भारत जो ट्रेन चलाएगा उस ट्रेन का नाम याद रखेंगे आप लोग, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। ट्रेन का क्या नाम रहेगा? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन, ठीक है ना, याद रहेगा सभी को। और ये जो है कई जगहों से गुजरेगा, नंदीग्राम, सीतामढ़ी, काशी, प्रयागराज जैसे कई प्रमुख स्थलों से ये गुजरेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है कि श्री राम जानकी यात्रा कहाँ से कहाँ तक चलेगा, तो अयोध्या से लेकर नेपाल के जनकपुर तक, और इसके लिए ट्रेन का जो है उसका क्या नाम है? भारत गौरव पर्यटक ट्रेन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है परीक्षा पे चर्चा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है? परीक्षा पे चर्चा। तो ये जो है छात्रों को, शिक्षकों को और अभिभावकों को परीक्षा से संबंधित चिंताओं और स्कूल के बाद के जीवन पर चर्चा करने के लिए ये एक क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर छात्र भी जुड़ते हैं, शिक्षक भी जुड़ते हैं और अभिभावक भी जुड़ते हैं, ठीक है। और इसको जो है नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में जो है आयोजित किया गया है ना, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ठीक है, ABP, एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम। तो ये क्या है कि आपने सुना होगा एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी चल रहा था, उसके अंदर जो है वो एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम या आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। ये क्या है कि विभिन्न विकास मानकों में पिछड़े जिलों के भीतर, ठीक है, कि बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो कि विकास मानक में पीछे हैं, तो उन पिछड़े ज़िलों के अंदर जो पिछड़े ब्लॉक हैं उन ब्लॉकों के प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, ठीक है ना, याद रहेगा सभी को कि वह डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट पिछड़ा है उस पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में जो ब्लॉक काफ़ी पिछड़े हैं उनको क्या करना है? विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है, या बेसिकली एक समावेशी विकास का एक टूल होगा। तो आई होप आप लोगों ने इन सभी को पढ़ा होगा। हमने लगभग 140 टॉपिक्स नेशनल के अंदर किए हैं और इसमें लगभग जो जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको मैंने कवर करने का कोशिश किया है। तो ऑल द बेस्ट, आप लोग इसको रिवाइज करते रहें और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग शुरू करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इंटरनेशनल को शुरू करेंगे। टिल देन आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए और अगर कोई भी डाउट्स है तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट रहिए। थैंक यू।